जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग कुल 4 क्लासेस में घटना चक्र की दृष्टि की जो वार्षिकांक आता है उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि के लर्नर क्वेश्चंस फॉर्म में दिए गए हैं उनकी चर्चा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस पत्रिका से संबंधित कुल 4 क्लासेस आप लोगों की आएंगी, जिसकी पहली क्लास आज होगी और जिसमें हम लोग आज की क्लास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान किया है? तो उस हवाई अड्डे का नाम होगा पुणे हवाई अड्डा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पुणे हवाई अड्डे का अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यह रिपोर्ट सितंबर 2024 में आई है। इसके आधार पर अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया जाए तो पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर, जबकि इसमें चौथा स्थान गुजरात का है। किसमें? फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? और यह निर्णय 13 सितंबर 2024 को लिया गया है। तो वह केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, इसका अब नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है सरकार के द्वारा। ध्यान रखना है कि जो ये पोर्ट ब्लेयर है ब्रिटिश भारत में, यानी जब 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक ब्रिटिश भारत में नौसेना अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन आर्चीबाल्ड ब्लेयर। उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ा था, जो हमारे औपनिवेशिक समय को दर्शाता था। और भारत सरकार ने निर्णय लेते हुए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया है। अगला प्रश्न है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन अर्थात बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन, ध्यान रखना, 11 सितंबर 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को किया है? तो 7 सितंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को की है? तो इसकी शुरुआत सूरत गुजरात से की गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा एक बंदरगाह नगर है जो गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। और सूरत में ही जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6 सितंबर 2024 को की है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो इससे पहले भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की एक पहल है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? 4 सितंबर 2024 को
उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के उदगीर में जो कि लातूर जिले में पड़ता है, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? यह मंजूरी सितंबर 2024 से प्रदान की गई है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी प्रदान किया है। अगला प्रश्न, और यह जो अत्याधुनिक 3D संग्रहालय होगा यह किसको समर्पित है? तो यह संग्रहालय पूर्णतया भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत 30 अगस्त 2024 को भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि थल सेना का जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है वो जनरल होता है। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। इसके तहत जो थल सेना द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, एक पहल शुरू की गई है, नाम क्या है? प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन के तहत क्या किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट नमन जो थल सेना की एक पहल है, इसके तहत किसको सहायता या सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो इसमें रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो यह पूर्णतया स्पर्श सिस्टम पर, ये प्रणाली पर कार्यान्वित है यानी केंद्रित है। अगर यहाँ हम स्पर्श की बात करें तो स्पर्श की यहाँ पे जो स्पेलिंग होगी SPARSH। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। एक बार पुनः, स्पर्श का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली आरंभ की गई है। चलें अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त 2024 में राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन अगस्त 2024 में राजगीर बिहार के नालंदा जिले में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो अगस्त 2024 में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इनमें से कौन कौन से 5 जिले होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पूर्व लद्दाख में 2 जिले थे, एक लेह और दूसरा कारगिल। तो लेह और कारगिल के पश्चात 5 और जिले जोड़ दिए गए हैं, जिससे कि अब लद्दाख में जिलों की संख्या 7 हो गई है। आप जानते हैं कि लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित राज्य हो चुका है, जिसका राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए
समझौता किया है? तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अगस्त 2024 में नेपाल अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखेंगे कि 9 अगस्त 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अर्थात PMAYU 2.0 की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी जून 2015 में। जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा के द्वारा किया गया है। अगर डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य पूछे कि इसके उद्घाटन का बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना डिजिटल शक्ति केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रहे कि देश का पहला राज्य नागालैंड है, जिसने आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला राज्य बना है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप शुरू किए गए हैं 4 अगस्त 2024 को। ये 4 ऐप कौन से हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। इसमें से पहला ऐप है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और है ई समन। तो ध्यान रखना है कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु 4 ऐप स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें से ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। याद करने का तरीका ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो ई साक्ष्य 2 ई हो जाएंगे, ई साक्ष्य और ई समन, और 2 न्याय हो जाएंगे। एक न्याय सेतु है और दूसरा न्याय श्रुति है। तो ध्यान रखेंगे 2 न्याय में सेतु और श्रुति है, दोनों में सा है। और अगर साक्ष्य की बात करेंगे तो ई साक्ष्य है और ई समन है, तो 2 में ई रहेगा और 2 में न्याय रहेगा, जो कि आपको याद करने में सहायक होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जो भी अब आपसे प्रश्न पूछा गया था कि ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है, से पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गोरख सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ये किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से अगर हमें पश्चिम बंगाल जाना है तो हम चूँकि राजमार्ग बना रहे हैं तो कोई हवाई मार्ग तो जाएंगे नहीं, इसलिए हम सड़क मार्ग से जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से गुजरेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 519 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नाम गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे रखा गया है। भारत की पहली, अब जहाँ पे पहली लग जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखें जुलाई 2024 में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी
के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये पुगा घाटी में इस्टेब्लिश किया गया है। वो पुगा घाटी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में, जहाँ अभी हाल ही में 7 जिलों का 5 नए जिलों का गठन होने के बाद अब जिलों की संख्या 7 हो गई है। अगला प्रश्न है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की बात कर रहा है यहाँ पर, द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? ध्यान रखेंगे। तो यह जो इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया भारत के भूस्खलन एटलस है, उसमें केरल के वायनाड को 13वां स्थान प्रदान किया गया है, जबकि पहला स्थान इस एटलस में रुद्रप्रयाग को दिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि जो रुद्रप्रयाग है ये उत्तराखंड में स्थित है, और आप सब जानते हैं कि जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ आपस में मिलती हैं उसके संगम को क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ध्यान रहे, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 30 से 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया है। और राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो कि भोपाल में आयोजित हुआ 30 और 31 जुलाई को, इसका मुख्य विषय क्या रहा है? तो इसका मुख्य विषय ध्यान रखेंगे, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका मुख्य विषय रहा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? ध्यान रहे, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल करके क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। तो जो दरबार हाल था उसका नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, और जो अशोक हाल था उसका नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। यानी हाल के स्थान पर मंडप शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, और दरबार के स्थान पर यहाँ पर गणतंत्र और हाल के स्थान पर मंडप तो कॉमन ही चल रहा है, ध्यान रखेंगे। तो दरबार गणतंत्र बन गया और अशोक अशोक ही रहे और हाल मंडप हो गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ? ध्यान रखेंगे, प्रश्न है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन 5 जुलाई 2024 में मिजोरम की राजधानी आइजोल में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य 26 जुलाई 2024 को लद्दाख में शुरू किया गया है। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? ध्यान रहेगा, यह सुरंग लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। अगला प्रश्न है, और अगर इस सुरंग की लंबाई पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे, अगर इस सुरंग की लंबाई यानी सिंकुन ला सुरंग की लंबाई पर प्रश्न पूछा जाएगा तो यह 15,800 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 4.1 किलोमीटर है। और ध्यान रखेंगे कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। कौन सी? सिंकुन ला सुरंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको मिल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न एक बार रिवीजन करेंगे हम यहाँ पर, सिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ 26 जुलाई 2024 को यानी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर 2024 में प्रारंभ होता है। कहाँ? लद्दाख में। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? ये समुद्र तल से लगभग 15,800 फीट ऊंची होगी। इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह भारत की ही नहीं, एशिया के ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। इसका नाम होगा सिंकुन ला सुरंग। इसलिए इससे संबंधित सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत
जुलाई 2024 में मित्र वन नामक पहल की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा, 24 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, जो भारत का पहला चैडविक हाउस होगा। अगला प्रश्न है कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा, ध्यान दीजिएगा, संसद भवन में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो ध्यान रखेंगे, जून 2024 में इसका नाम रखा गया है प्रेरणा स्थल। इस स्थल का विकास संसद भवन के लोकसभा सचिवालय में किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया? 18 जून 2024 को लागू किया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? इस विश्वविद्यालय का नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नगर है जो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, जहां उत्तर प्रदेश एसआई की ट्रेनिंग होती है, यह मुरादाबाद में ही स्थित है। इस प्रश्न को पुनः देखिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने के बाद इसका नाम हो गया है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? ध्यान रखें कि जून 2024 में भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर एक प्रकार से लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, जो अस्थायी अध्यक्ष के चयनित हो जाने के पश्चात इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आप सभी ध्यान रखेंगे कि 18वीं लोकसभा का जो गठन हुआ उसमें प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। इनका संसदीय क्षेत्र ओडिशा कटक था, और कटक में आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली भी स्थित है। आप सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अर्थात उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है जून 2024 में? तो ये लद्दाख ने हासिल की है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो इस पार्क का उद्घाटन जून 2024 में कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में किया जाएगा। एक बार पुनः, जो कि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है तो रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? जून 2024 में निर्णय लिया गया है। एक गांव है जिसका नाम है कुंभी गांव और जिला है लखीमपुर खीरी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो इसका निर्माण पाली में किया गया है, और पाली एक जिला है जो कि राजस्थान में स्थित है। ओम आकार का पहला मंदिर पाली राजस्थान में निर्मित किया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए? तो वो सत्याग्रह है बायकूम सत्याग्रह। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज से ठीक 2024 से ठीक 100 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 1924 में एक सत्याग्रह चलाया गया था केरल
में, इसका नाम था वायकोम सत्याग्रह। यह सत्याग्रह मुख्य रूप से एक एझवा जनजाति समूह को सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध और मंदिरों में प्रवेश पर वर्जित कर दिया गया था। तो एक प्रकार से सामाजिक समरसता और सामाजिक समानता को लेकर के यह सत्याग्रह चलाया गया और एझवा जनजाति के लोगों को न्याय दिलाया गया और उसके 100 वर्ष पूरे हो गए वायकोम सत्याग्रह, जो कि 1924 में हुआ था, एझवा जनजाति की समानता के अधिकार को लेकर के। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि 543 लोकसभा सीटों में से कुल 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि 543 का 13.63% महिलाएं हैं। वैसे तो नारी वंदन विधेयक अब अधिनियम बन चुका है और अब लोकसभा में जो महिला के चुनाए जाने का जो आरक्षण का दायरा होगा वो 33% कर दिया गया है, परंतु अभी वह भी लागू नहीं है। अतः आपको ध्यान रखना है कि 13.63% महिलाएं इस समय लोकसभा में निर्वाचित होकर पहुंची हैं और इनकी संख्या 74 है, यानी मानक से 20% पीछे है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। जहां पर सौर ऊर्जा की बात आ जाए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ध्यान रखें, 10 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसकी क्षमता होगी 630 मेगावाट की। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ध्यान रखें, मार्च 2024 में जम्मू और कश्मीर में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? मार्च 2024 में त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखेंगे, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा भी कलकत्ता में चलाई गई थी और भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अभी हाल ही में 6 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में की गई है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वाभाविक सी बात है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, तो इस प्रकार के कार्ड सबसे ज़्यादा कौन जारी कर सकता है? उत्तर प्रदेश ही जारी करेगा। एक थोड़ा सा आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए, ध्यान दीजिएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों अर्थात इनोवेशंस को प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? 4 मार्च 2024 को अदिति योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखें, भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 4 मार्च 2024 को बिहार की राजधानी पटना में किया गया है और पटना बिहार की राजधानी है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और गंगा नदी के तट पर स्थित ये भारत का सबसे बड़ा नगर है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान किया है? तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन 27 और 28 फरवरी 2024 को मुंबई में किया गया है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जो कि सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन किया है?
हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे गृह जनपद रायबरेली में 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया है। विश्व की, हालांकि इस एम्स की जो आधारशिला है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल थी, लेकिन उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य, ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है ये, जो कहाँ स्थापित की गई है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम विक्रमादित्य रखा गया है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आप सब जानते हैं उज्जैन किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन था और देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जिसका नाम रखा गया है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है, तो इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 9वें रायसीना डायलॉग 2024 जो कि 21 से 23 फरवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसका विषय क्या था। विषय था चतुरंग। चतुरंग मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण पर यह पूर्णतया आधारित था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र, ध्यान दीजिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, इधर क्या आ गया, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इसने वन नेशंस वन स्टूडेंट आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है, तो इस पहल का नाम है अपार। क्या नाम है, अपार। अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसके तहत किसके तहत शुरू किया इसको, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, किसने शुरू किया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, 20 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर जनपद में किया गया है, भारत के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का। अगला प्रश्न है कि स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल, अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। 11 फरवरी 2024 को इस पोर्टल का नाम स्वाति रखा गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व किया जाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, सॉरी, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, गलत बोल गए यहाँ पर, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखें, 10 मार्च 2024 को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में अजय माणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है, जो कि पिनाकी चंद्र घोष के बाद दूसरे लोकपाल अध्यक्ष होंगे। नाम क्या है, अजय माणिक राव खानविलकर। ये भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है। ध्यान रखेंगे, श्री कल्की धाम मंदिर, जो कि 19 फरवरी 2024 की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 2 मंदिरों का, इस मंदिर का तो शिलान्यास किया है, लेकिन अभी हाल ही में एक भगवान प्रभु श्री राम जी का जो अयोध्या में भव्य मंदिर बना है उसका भी इन्होंने अनावरण किया है। तो डेट पर ध्यान दीजिएगा,
ये 19 फरवरी 2024 को पूछ रहा है। तो श्री कल्की धाम मंदिर होगा ये, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में यह मंदिर बनाया गया है। और ये भगवान कल्की, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार माने जाते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि भगवान कल्की का अवतार अभी नहीं हुआ है और उनके मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया है। और ऐसा मान्यता है कि उनका जन्म हमारे भारत में संभल जनपद में होगा और वहीं पर इनके मंदिर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये हमारे भारत में पहला ऐसा मंदिर होगा कि जिस देवता का अभी प्राकट्य नहीं हुआ है उससे पूर्व ही इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, मंदिर का नाम है श्री कल्की धाम मंदिर, उत्तर प्रदेश का संभल जिला, और इस समय यह जिला चर्चा में भी चल रहा है, आप सब जान रहे हैं। किसे असम राज्य, अगला प्रश्न है कि किसे असम राज्य का फल घोषित किया गया है। 13 फरवरी 2024 को काजी नेमू अर्थात सिट्रस लेमन को असम का राज्य फल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे। 75वें गणतंत्र दिवस के जो 2 विषय थे उसमें एक था विकसित भारत और दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। 26 जनवरी 2024 को इमैनुएल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, 26 जनवरी 2024 को यह 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 6वीं बार ऐसा हुआ है जब किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है। तो वो कोई और राज्य नहीं बल्कि ओडिशा है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। जो ओडिशा की झांकी को इस बार 75वें गणतंत्र दिवस समारोह परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया, उस झांकी का विषय क्या था, उसकी थीम क्या थी, ये इम्पोर्टेंट होगी। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। प्रश्न क्या लिखा है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, जो कि अभी उसके बाद से रैंकिंग आई नहीं है, यही लेटेस्ट रैंकिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मर कौन से रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु रहा है। किसमें, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के मामले में पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे केरल और चौथा स्थान तमिलनाडु का रहा। अगर हम श्रेणी ए के राज्यों में नेतृत्व करता यानी लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है उनकी बात कर लें तो उनमें हमारे उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है। इसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, जो कि हमारा छोटा भाई भी है। यानी आंध्र प्रदेश अगर श्रेणी ए के राज्यों में लीडर्स की श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा रैंक आता है और उत्तराखंड का 5वां, और मध्य प्रदेश जो कि क्षेत्रफल में हमसे बड़ा है तो बड़ा मान सकते हैं, तो इसलिए इसका आ जाएगा 3rd और 2nd पे असम और 1st पे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है। तो ध्यान रखें 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 10वां संस्करण था, जो कि 10 से 12 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था। अब हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, इसी क्लास में इसको भी समाप्त करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 40 मिनट हो गए हैं और राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग सुपरफास्ट तरीके से देख चुके हैं। अब आगामी आधे घंटे में, इसका मतलब ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर जाने वाली है। खैर चलिए, चूँकि PCS की परीक्षा 22 दिसंबर को है, उस परीक्षा के दृष्टिगत आज 29 नवंबर को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो समय का
अभाव है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ध्यान रहेगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, COP29। तो वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी 11 से 22 नवंबर के दौरान की जा चुकी है अजरबैजान के द्वारा। आप सब जानते हैं कि अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, और विश्व की सर्वाधिक गहराई में स्थित अगर कोई राजधानी है तो कोई और नहीं बल्कि अजरबैजान की राजधानी बाकू ही है। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? सितंबर 2024 में यह पार्टनर भारत को घोषित किया गया है। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार भारत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ध्यान रखिएगा, ये महिला प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है हरिनी अमरसूर्या। 24 सितंबर 2024 को हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में श्रीलंका में तख्ता पलट कर दिया गया था और वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा। तो अब वहाँ पर फिर से शासन बहाल हो गया है, सरकार का गठन हो गया है और हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की प्रधानमंत्री और अनुरा दिसानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा किया है? तो ये 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का जो स्थापना है वो बोस्टन और लॉस एंजल्स शहरों में किया जाएगा और ये दोनों शहर अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूसॉन विश्वविद्यालय में की जाएगी। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ह्यूसॉन विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? सितंबर 2024 में करेगा नहीं, कर चुका है। अमेरिका के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, जहां पर सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जो इसके द्वारा एक अर्धचालक चिप बनाए जाएंगे, इनका प्रयोग सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया है। ध्यान रखेंगे, विलिंगटन शहर का नाम है, डेलावेयर एक प्रांत है और अमेरिका देश में ये स्थित है। ध्यान रखेंगे क्या हुआ है यहाँ पर? चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन 21 सितंबर 2024 को किया गया था। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण था? तो ये 6ठा संस्करण था। अगर हम वर्चुअल सम्मेलनों को भी शामिल कर लें, यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए थे, उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो इस पहल को नाम है कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव, सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आयोजन भारत में किया गया है। क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलूं कि भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? इसका नाम है प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? कुल 4 देश आते हैं। इसमें पहला देश है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का मतलब ही होता है 4 देशों का समूह या 4 का समूह, कुछ क्वाड बोलेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो इस मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा, 2025 में लॉन्च किया जाएगा। मिशन का नाम है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता, मतलब एक आंतरिक संचालन गतिविधियों को इसके तहत क्रियान्वित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है? तो इस पहल का नाम है मैत्री। अगला प्रश्न है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने हैं 15 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? तो सितंबर 2024 में भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य था कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान किया जाए। और आप सब जानते हैं कि ये टाइफून यागी हमारे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को प्रभावित किया था, जिसके अंतर्गत वियतनाम आदि देश आते हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा कि जो ये यागी टाइफून यागी आया था इसमें कौन कौन से देशों को इसने प्रभावित किया था। ठीक है, बहरहाल हम आपके हिंट के लिए बता रहा हूँ कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 3 देशों में इसने अपना असर डाला था। वो 3 देश कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, कमेंट हम पढ़ेंगे। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो ISA की स्थापना जो कि आप जानते हैं कि 2015 में की गई थी और वर्तमान में इसमें 101वां देश बन गया है नेपाल पूर्ण सदस्य के रूप में। ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। वर्ष 2024 एक मिनट, हाँ, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका के AI क्षेत्र, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा, ठीक है, क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 5 सितंबर 2024 को टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल किए जाने वाले जो भारतीय हैं वो पहले अश्वनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और एक अभिनेता अनिल कपूर हैं। तो चूंकि आप जानते हैं कि अभिनेता अनिल कपूर एक अभिनेता हैं और वैष्णवी वैष्णव भारत सरकार में रेल मंत्री हैं। और अगर हम नंदन नीलेकणी की बात करें तो ये वर्तमान में इस समय तो खैर ये इन्फोसिस के सह संस्थापक थे और ये जो उदय होता है जो भारत में आधार कार्ड की प्रमुख संस्था है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं नंदन नीलेकणी जी। अगला प्रश्न है कि किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सितंबर 2024 में इस पर हस्ताक्षर किया है अमेरिका ने, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड,
नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल। एक बार प्रश्न को हम दोहराएंगे, किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका है, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल ने हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 5 से 6 सितंबर 2024 को सौर महोत्सव का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन 5 से 6 सितंबर को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया था इसका? तो ISA के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, जिसका अभी हाल ही में 101वां जो पूर्ण सदस्य के रूप में बना है, वह देश कोई और नहीं बल्कि नेपाल ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में है, ध्यान रखेंगे। और संयुक्त अरब अमीरात की चूंकि राजधानी आपको पता है कि दुबई है, और दुबई के बाद अबू धाबी यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में खोलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो अगस्त 2024 में, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, ये भारत में एक परिसर खोलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे दृष्टिकोण से है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में, देखिए, सनातन का झंडा कहाँ तक लहरा रहा है? दुनिया का चौधरी देश अपने आप को लगाता है अमेरिका। इसलिए आप सभी लोग सनातन के महत्व को समझें। प्रश्न को देखिए और पढ़िए और सुनिए ध्यान से हमारी बात को। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अगस्त 2024 में इसका अनावरण किया जा चुका है, अर्थात इसका उद्घाटन हो चुका है। और यह मंदिर जो है ये अमेरिका में स्थापित किया गया है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि अमेरिका के किस प्रांत में इसको स्थापित किया गया है, तो अमेरिका में एक प्रांत है, आप लोग जानते होंगे, टेक्सास प्रांत। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक मंदिर है, इसका नाम है अष्टलक्ष्मी मंदिर। और इस अष्टलक्ष्मी मंदिर में 90 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई है, और इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। ध्यान रखेंगे, तो 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा अमेरिका के टेक्सास प्रांत में, है ना, अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह जो स्टैचू ऑफ यूनियन है, यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति अर्थात प्रतिमा भी है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो ध्यान रखेंगे 22 अगस्त 2024 को भारत और डेनमार्क ने वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि आगे है कि यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो ये भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार, इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? तो ध्यान रखें 17 अगस्त 2024 को भारत के द्वारा तीसरे वॉइस ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है, और यह आयोजन 17 अगस्त 2024 को हुआ था। सम्मेलन का थीम क्या था? थीम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 16 अगस्त 2024 को पैटोंग टार्न सिनावात्रा
पैटोंग टार्न सिनावात्रा को 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद द्वारा थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? खोला कहाँ है? अमेरिका में। और खोलेगा कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? यह निर्णय जो भारत सरकार ने लिया है तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ध्यान रखेंगे, अभी एक विदेशी विश्वविद्यालय का नाम आप पढ़े थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, साउथहैम्पटन, जो कि यूनाइटेड किंगडम का था, और अब ये बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से 2 विश्वविद्यालय नीचे लिखा भी है? एक डीकिन विश्वविद्यालय है और एक है वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। तो डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ये गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किए जाएंगे। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद, नाम था इनका पूरा, शेख हसीना वाजेद ने किस कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ध्यान रखेंगे, अगस्त 2024 में व्यापक हिंसा, छात्र विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा ही नहीं दिया, बल्कि इनको देश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में जाकर के इन्होंने शरण ली है। बहरहाल अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? उस देश का नाम जर्मनी है जो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है। राजधानी बर्लिन है जो कि स्पीड नदी के तट पर स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम पढ़ेंगे? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, नाम से जाहिर है कि फिजी सरकार ने प्रदान किया है। 6 अगस्त 2024 को किसने दिया है? फिजी के द्वारा। नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रहेगा 21 से 31 जुलाई 2024 को यूनेस्को का 46वां सत्र भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल जो कि 26 जुलाई 2024 को शामिल किया गया, तो उस स्थल का नाम है मोईदम्स है। ध्यान रखेंगे, ये मोईदम्स जो स्थल है ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये 43वां विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का स्थल है मोईदम्स। संबंध असम राज्य से है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024, आप सब जानते हैं कि ये सूचकांक बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है, अर्थात किसी भी देश के पासपोर्ट को लेकर कितने अधिक देशों की यात्रा की जा सकती है, ये दर्शाता है कि वह देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? 25 जुलाई 2024 को यह आंकड़ा आया था और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर 81वां स्थान है, 81वां स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, मतलब अगर हमने भारत की रैंक 81 बताई है तो यहाँ पर यह भी जानना होगा आप सभी को कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है, जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 2025 को जो बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र था, इस बैठक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो भारत ने, जो कहाँ हुई थी? 25 जुलाई 2024 को हुई थी। अगला प्रश्न है
कि किसको इस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस्टोनिया एक बाल्टिक देश है। आप सब जानते हैं कि बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहा जाता है। तो किसको इस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 23 जुलाई 2024 को क्रिस्टन मिशल को इस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय ऑब्जर्सीज जन औषधि केंद्र, समुद्र पारीय का मतलब होता है समुद्र के पार, किस देश में पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? 17 जुलाई 2024 को इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, राजधानी पोर्ट लुइस है। अगला प्रश्न है, आप समझ सकते हैं कि मॉरिशस में अधिकांश भारतीय मूल के लोग हैं और उनको सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सके, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में भारत की ओर से किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? 31 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो इन शहरों की कुल संख्या है 4 और हम लोगों का जो क्लास है वो 1 घंटे के ऊपर क्रॉस कर चुकी है। चलो, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म ही करना है तो खत्म करना ही करना है। तो अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, 1 मिनट, पहला है मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है, दूसरा है जयपुर जो कि राजस्थान में है, तीसरा मैसूरू कर्नाटक में है और चौथा अब श्रीनगर बन चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के मामले में। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता, एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, बहुत प्यारा प्रश्न है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? जुलाई 2024 में ये सोने के सिक्के पेरिस फ्रांस में जारी किए गए हैं, ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान के नाम पर। केंद्रीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन मॉरिशस की ही राजधानी पोर्ट लुइस में किया है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर जी जाते हैं तो भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन करके आते हैं और इधर जन औषधि केंद्र भी स्टैब्लिश किया जाता है। चलो, मॉरिशस चर्चा में ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आ गया है कि गेमी टाइफून हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई थी? तो जुलाई 2024 में गेमू टाइफून आया था और इसने ताइवान और फिलीपींस में भारी तबाही मचाई थी और यह एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, अर्थात इसका जो प्रभाव था वो कर्क रेखा से और मकर रेखा के मध्य था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है जुलाई 2024 में दक्षिण अफ्रीका में। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक सूप बना है। कौन बने हैं? डिक सूप। कब बने हैं? 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डिक सूप बने हैं। अगला प्रश्न है, पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ध्यान रखिएगा, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इनवॉयस की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 30 जून से 1 जुलाई 2024 को ये बैठक कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई है। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की ये तीसरी बैठक थी। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए
एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी ADPC, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की का अध्यक्ष कौन बना है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। एशिया आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल। पुनः ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। जुलाई 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी रूस की यात्रा पर गए थे तब उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? 1 जुलाई 2024 को पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो। जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति बने 1 जुलाई 2024 को। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? ध्यान रखेंगे यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुई है 8 जुलाई 2024 को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी इसकी। खैर प्रश्न को देते हैं कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? मार्क रूट जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं 26 जून 2024 को। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और व्याख्या से बच रहे हैं। अगर इसकी हम व्याख्या करने लगेंगे तो ये वीडियो लगभग 10 से 12 घंटे में भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग फास्ट रिवीजन मोड में व लर्नर फॉर्म में खाली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्लास को देख रहे हैं, इसमें हम स्टैटिक जीके को बिल्कुल समाहित नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है और करंट का भार ज़्यादा है दिमाग पर। तो पहले करंट देखते हैं, जीएस तो पढ़ते ही रहेंगे। अगला है कि किस विश्वविद्यालय के संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो जून 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 5 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाने का सही सहमति जताई है। ध्यान रहेगा अगला प्रश्न है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? जून 2024 में यह गठबंधन होगा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में कौन कौन शामिल होगा? भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। आप ऐसे याद कर लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि भी राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के और भारत के प्रधानमंत्री, इन दोनों में काफ़ी अच्छी पड़ती है, तो अमेरिका और भारत एक साथ रख लीजिए। आप जानते हैं कि जापान के ठीक नीचे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया 2 देश फैले हुए हैं, तो जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ याद कर लीजिए। और यूरोपीय संघ अर्थात अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ मिल करके बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा किए हैं। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 19 जून 2024 को जारी किया गया है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के मामले में 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? स्वीडन को मिला है, राजधानी स्टॉकहोम है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान प्रदान किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे 17 जून 2024 को हांगकांग विश्व का सबसे महंगा शहर है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के मामलों में, और ये रैंकिंग 17 जून 2024 को मर्सर द्वारा जारी की गई है। मतलब रहने के मामले में सबसे महंगा शहर है हांगकांग। अगला है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 13 से 15 जून 2024 को
50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया में किया गया है, जो कि इटली का एक शहर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अभी ग्लोबल एनर्जी संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पढ़े, उसको विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में पूरी दुनिया को कितना समय भी लग जाएगा? 134 वर्ष। आप सोच सकते हैं, यानी वर्ष 2158, याद रखिएगा, वर्ष 2158, 134 साल बाद ऐसा होगा जो विश्व आर्थिक मंच कह रहा है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल हो जाएगी। मतलब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। राजनीति में, इंडस्ट्रीज़ में, पॉलिटिक्स में, सरकारी नौकरियों में जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, जब ये सब बराबर हो जाएंगे दोनों, तो ये अनुपात बराबर हो जाएगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 15 से 16 जून 2024 को इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। समलैंगिक विवाह, समलैंगिक का विवाह मतलब दो पुरुष विवाह कर लें आपस में, दो महिलाएं आपस में विवाह कर लें, ठीक है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो जून 2024 में देश बना है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी। और अगर एशिया का पूछा जाएगा तो ये तीसरा देश है। एशिया में इससे पहले ताइवान और नेपाल समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर चुके हैं। पीटर पेलेग्रिनी, नाम क्या है? पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो 15 जून 2024 को पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवेकिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। कहाँ के? स्लोवाकिया के। अगला है जुडिथ। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जुडिथ सुमिनवा तुलका, नाम ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जितना बड़ा नाम है, नाम कितना बड़ा है? 3 शब्दों का नाम है, जुडिथ सुमिनवा तुलका, और देश का नाम भी 3 शब्दों का है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अच्छा ट्रिक रहा, याद हो जाएगा। जुडिथ सुमिनवा तुलका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार पीसीएस से पूछा जाएगा, और जिसमें चूंकि हमारा हिसाब कह देता है वो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, जुडिथ सुमिनवा तुलका लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक अफ्रीकी देश है, वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना पहला प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया है? जून 2024 में केन्या को। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ध्यान रहे, 6 जून 2024 को 6 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। इसमें है सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, और इसके साथ कौन है? पाकिस्तान भी है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान, कुल मिलाकर के इन देशों को निर्वाचित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 से 6 जून 2024 को इसका आयोजन सैन डियागो में किया गया है, और ये कहाँ पे है? अमेरिका में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखें, 4 जून 2024 को यह रिपोर्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, और इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, जो कि अमेरिका की है, इसको रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सांगरी ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ?
तो सांगरी ला संवाद का 21वां संस्करण 31 से मई से 2 जून 2024 के दौरान सिंगापुर में संपन्न हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, देख लेते हैं भाई। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? ध्यान रखेंगे, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ किया गया है? 27 मई से 1 जून 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न है कि रूस में लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो ऐसे कुल 6 देश होंगे जिनकी सीमा नाटो के साथ लगती है और ये 6 देश मिल करके एक ड्रोन वॉल तैयार करेंगे। कौन से 6 देश हैं? लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, तीनों बाल्टिक देश हो गए, और 3 पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। 2 में लैंड है, 1 में नॉर्वे हो जाएगा। तो लिथुआनिया, इस्टोनिया, आपको याद करना आसान हो जाएगा, 3 बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, और पोलैंड और फिनलैंड और नॉर्वे। ये 6 ऐसे नाटो देश हैं जिन्होंने रूस के साथ इनकी सीमा लगती है और अपनी बाउंड्री वाल पर ये ड्रोन वॉल बनाने का निर्णय लिए हैं, मतलब वहाँ पर ड्रोन तैनात किए जाएंगे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 31 मई 2024 को इसका आयोजन जाम्बिया में किया गया है। अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? 30 मई 2024 को। जो पहला है तो इम्पोर्टेंट है। अगला है कि किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उसी के द्वारा जिसके स्थापना वर्ष के आधार पर, है ना, खाद्य पोषण, आप समझ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है कि टाइम्स 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियां 2024 नामक सूची भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 30 मई 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? पहली तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा ग्रुप है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसको टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली 2024 की कंपनियों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करेगा। अगला प्रश्न है कि हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो 28 मई 2024 को भारतीय मूल के अनीस कपूर को, जो कि लंदन UK के रहने वाले हैं, इन्हें हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है और यह रिपोर्ट 28 मई 2024 को आई है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 180 देशों में ये द्विवार्षिक सूचकांक होता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक द्विवार्षिक 2024 में आया है। इससे पहले 22 में आया था। 22 में तो भारत की स्थिति बहुत ही बेकार थी, भारत सबसे नीचे था 180 देशों पर, 180वें स्थान पे था। 4 रैंक की सुधार करते हुए इस बार 176 नंबर पहुंच गया है। पहली रैंक अगर पूछेगा कि पहले स्थान पे कौन है, तो इस्टोनिया है, और अंतिम स्थान पूछेगा तो वियतनाम है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI आर्टिफिशियल संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है मई 2024 में? तो यूक्रेन के द्वारा किया गया है। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते, ध्यान दीजिएगा, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने 20 मई 2024 को शपथ लिया है? तो ये ताइवान के नए राष्ट्रपति होंगे। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है?
मई 2024 में आए हिदाया चक्रवात से तंजानिया देश प्रभावित हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 13 से 15 मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रॉटरडैम नीदरलैंड में 13 से 15 मई 2024 को। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 13 मई 2024 को ईरान के चाबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और ईरान ने किया है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में, और इसको भारत की सहायता से विकसित किया जा रहा है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है मई 2024 में? तो इसमें 3 कृतियां हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पंचतंत्र की विष्णु शर्मा ने और सहृदय लोकलोचन की रचना आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो उस संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मई 2024 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में समग्र रैंकिंग, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 39वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024-26 के लिए भारत ने कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता को स्वीकार कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में पुनः गीटानॉस नौसेदा को पुनर्निर्वाचित किया गया है। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो ध्यान रखें, मैक्सिको ने इक्वेडोर के साथ अपने संपूर्ण कूटनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन हैं? तो यह रिपोर्ट अप्रैल 2024 में आई है और सैन्य पर सबसे ज़्यादा खर्च पूरी दुनिया में अमेरिका करता है, दूसरे स्थान पर चीन करता है, तीसरे स्थान पर रूस द्वारा सैन्य खर्च किए जाते हैं। तो ये शीर्ष 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स 2024 में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? 17 अप्रैल 2024 को इसमें कुल भारतीय मूल के 8 देशों ने जगह बनाई है। वो कौन कौन से 8 सदस्य हैं, आइए देख लेते हैं। उसमें एक हैं अजय बंगा, दूसरे हैं सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियम वदा, नटराजन और जिगर शाह। एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। टाइम की वर्ष 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में
भारतीय और भारतीय मूल के कुल 8 लोगों को स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट 17 अप्रैल 2024 को आई थी। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह को प्रदान किया गया है। स्वर्ण की धूल, सोने की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? ये सोने की धूल उगल रहा था। माउंट एरेबस एक ज्वालामुखी है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? अप्रैल 2024 में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, जिनकी उम्र केवल 37 वर्ष है। सोचिए, 37 वर्ष की उम्र में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री आयरलैंड के बने हैं साइमन हैरिस और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। अगर हमारे पास समय रहा तो एक वीडियो केवल ये आएगा कि विश्व स्तर पर जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो लेटेस्ट बने हैं उनको अलग से एक लिस्ट बना करके करा दिया जाएगा। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो इस मिशन का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। यानी जो हिंसाग्रस्त हैती देश था वहाँ से निकालने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन। मार्च 2024 में ये पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? पॉइंट नीमो पर। और ये पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूर स्थित बिंदु है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नीमो की बात करें तो पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं? दुर्गमता का ध्रुव कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अभी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, अब आ गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वर्ष 2024 में 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। मार्च 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और जुलाई 2024 में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। वाह। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया है? तो 18 से 20 मार्च 2024 को इसका आयोजन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में किया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? ये अमीर लोगों की लिस्ट जारी करता है। मार्च 2024 में रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क 231 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। गर्भपात को, एबॉर्शन को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? मार्च 2024 में यह देश फ्रांस बना है। जहां एक तरफ गर्भपात को अमेरिका जैसे देशों में कानूनन अपराध माना जाता है, वहीं फ्रांस द्वारा गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दे करके एक विवाद खड़ा कर दिया है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसे जीवन जीने का अधिकार होता है और उसको मार डालने का एक संवैधानिक परमिशन फ्रांस देता है। इससे फ्रांस की नियति का पता चलता है कि वहाँ पर किस प्रकार की इमोशंस होते हैं। और अमेरिका भी हाल ही में इस प्रकार का एक कानून लेके आया था कि गर्भपात भी एक कानूनन अपराध है, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका क्या दोष है, क्योंकि उसको तो जीवन जीने का अधिकार चाहिए। इसलिए यह एक प्रकार से विरोधाभास वाला नियम है, तो ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? मार्च 2024 में सऊदी अरब। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद होगी सऊदी अरब में। मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया गया है।
किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि प्रदान किया 12 मार्च 2024 को। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? बड़ा फेरबदल हुआ इस वर्ष, बहुत से राष्ट्रपति चेंज हुए हैं। तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब, 1 मार्च 2024 को। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन है? कोसोवो। वैसे तो हम आपको जैसे बाल्टिक राष्ट्र बताए अभी, वैसे बाल्कन राष्ट्र की संख्या आपको कमेंट में लिख देनी चाहिए, लेकिन फिर कभी चर्चा करेंगे बाल्कन राष्ट्रों पर। अभी यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र बना है कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? 29 फरवरी 2024 को। उसका नाम है मॉरिशस, और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में पहला जन औषधि केंद्र भी हाल ही में स्थापित भी कर दिया गया है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ, जिसकी राजधानी है मालागुआ, और यह 29 फरवरी 2024 को बना। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो 28 फरवरी 2024 को इसका आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है निर्णय। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 42वां स्थान प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के मामले में। आप लोग कमेंट बताइएगा कि इसमें पहला स्थान किसको मिला है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो उस देश का नाम है फिलीपींस, जो कि 20 फरवरी 2024 को यह बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 20 से 21 फरवरी 2024 को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो यह इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। इंडस एक्स का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो इंडस एक्स का पूरा नाम है वो इंडिया US डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम है। अगला प्रश्न है कि किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई है? तो चक्रवात किरली कहाँ आया था? ऑस्ट्रेलिया में आया था। और यह कैसा चक्रवात था? तो यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? 22 जनवरी 2024 को लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? 21 से 22 जनवरी 2024 को युगांडा में तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन थर्ड साउथ समिट का आयोजन किया गया है, और इस शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो लिविंग नो वन बिहाइंड इसका मुख्य केंद्रीय विषय था, यानी थीम था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन कौन थे? तो इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी देशों में G77 के सभी देश एवं चीन शामिल था साथ में। किस देश के 3 शहरों या 3 नगरों में ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? बेहतरीन प्रश्न है, आप देख सकते हैं अमेरिका और कनाडा जैसे देश में भी पहुंच रहा है सनातन। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, उसी तारीख को
कनाडा के 3 शहरों नाम है ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। इन 3 नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो ने 15 जनवरी 2024 को ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। यह एक कैरेबियाई देश है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो ध्यान रखेंगे 14 फरवरी 2024 को फ्रेडरिक दशम डेनमार्क के नए सम्राट बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? जनवरी 2024 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? गैब्रियल अट्टल। अभी हमने आपको आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बताया था, अब फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल बन गए हैं। जनवरी 2024 में बने हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन यानी अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है जनवरी 2024 में? तो भारत ने डेनमार्क के साथ हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा जनवरी 2024 में की है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न है कि इस गठबंधन का क्या नाम है जो भारत ने साइन किया है? इस गठबंधन का नाम है, शॉर्ट में गफाई कहेंगे, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। किसके साथ है अलायंस? डेनमार्क के साथ, जो डेयरी उद्योग के लिए बहुत फेमस है। सक्सेस मसरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो 1 जनवरी 2024 को चाड का एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सक्सेस मसरा को 1 जनवरी 2024 को। और चाड कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, फिर से शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जनवरी 2024 में इन्हें कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से लगभग 1 घंटा 37 मिनट हो रहे हैं और हम लोगों ने 1 घंटे 37 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे में घटना चक्र आई दृष्टि के वन लाइनर जो सूक्ष्म दृष्टि थे उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोगों ने कवर कर लिया है। शेष चर्चा अगली क्लास में हम लोग दूसरे वीडियो में आर्थिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आप लोगों के लिए यह वीडियो, ये क्लास उपयोगी सिद्ध होगी। आप लोग अपना फीडबैक, अपना कमेंट जरूर कमेंट के माध्यम से देंगे ताकि आगे वीडियो के लिए प्रोत्साहन बढ़ता रहे और इसी प्रकार से हम आप लोगों का सहयोग करते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।